नमस्कार, मैं अनुज सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज बात ज्योग्राफी की होगी। देखिए, ज्योग्राफी की पूरी सीरीज आपको यूट्यूब पे यहाँ मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से, जिसमें हम सबसे पहले भारत के भूगोल की चर्चा करेंगे। और भारत के भूगोल का जो पहला टॉपिक है उसमें जो टॉपिक है हमारा वो है सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी से शुरू करते हैं सबसे पहले। और सामान्य जानकारी में सबसे पहले भारत के नामकरण की बात आती है। तो जनरली वैसे ज़्यादातर बच्चे जानते ही हैं कि भारत का नामकरण कैसे कैसे हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं जीरो सिरे से वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको जीरो सिरे से ही पढ़ाऊंगा। तो नामकरण की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए, प्राचीन समय में जब भारत पे आर्यों का आक्रमण हुआ था तो भारत को नाम जो है आर्यव्रत दिया गया था। हालांकि मैं एक चीज़ यहाँ से और ज़रूर बता दूं कि भारत पर कोई आर्यों के आक्रमण का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई भारत पर कोई आर्यों का आक्रमण हुआ है। लेकिन हमें आज भी यही पढ़ाया जा रहा है कि भारत पर आर्यों का आक्रमण हुआ था। लेकिन चूंकि पढ़ाया ये जा रहा है और उसी के माध्यम से हमें ये बात करनी है, तो भारत पर जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो आर्यों ने इस देश का नाम आर्यव्रत रखा था। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं और आपसे शेयर कर दूं कि आर्य शब्द जो है वो किसी प्रजाति या किसी जाति को सूचित नहीं करता। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि आर्य शब्द का तात्पर्य क्या है, तो आर्य शब्द का तात्पर्य श्रेष्ठ है। तो इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत का नाम आर्यव्रत रखा गया था। इन्हीं आर्यों में एक राजा हुए हैं भरत, जिनके नाम पे देश का नाम भारत रखा गया था। प्राचीन ग्रंथों की अगर हम बात करेंगे तो प्राचीन ग्रंथों में भारत का नाम जम्बूद्वीप भी मिलता है। ठीक है, और इसके बाद की बात होती है जब भारत पे इसके बाद की बात है। देखिए, भारत पे विदेशी आक्रमण काफ़ी हुए हैं, ऐसा अंग्रेजों ने लिखा है। हालांकि ये विदेशी आक्रमण इतने हुए नहीं है जितना अंग्रेजों ने बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि भारत की जो सीमा है वो मध्य एशिया के बीच तक थी इस समय। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत पर कोई पर्टिकुलर इतना आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन चूंकि हमें पढ़ाया यही जा रहा है तो मैं उसी के अनुसार आपको बताऊंगा कि भारत पे जो सबसे पहले आक्रमण हुआ था वो ईरानियों का आक्रमण हुआ था। ईरानियों के आक्रमण के समय भारत को ईरानियों ने हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट जो है वो ईरानियों की देन है, तो हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा है। अब ये हिंदुस्तान कैसे आया, आइए देखते हैं। देखिए, तिब्बत में जो आज चीन का भाग है, तिब्बत में कैलाश पर्वत है जो हिंदू धर्म के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। इसी कैलाश पर्वत के पास दो झील हैं, एक का नाम मानसरोवर है और दूसरे का नाम है राकस-ताल। एक्चुअल में ये क्या है, ये राकस-ताल नहीं है, ये है राक्षस-ताल। ये जो कहा जाता है ये कि रावण जो है वो बहुत बड़ा शिव भक्त था, तो रावण ने यहाँ पे शिव की उपासना की थी और उसी के प्रभाव से होकर ये झील जो है राक्षस-ताल कहलाई। तो ये राक्षस-ताल है जो आज अपभ्रंश होकर राकस-ताल कहलाता है। और ये दो झील हैं, इसमें एक मानसरोवर झील है, दूसरी राकस-ताल। तो मानसरोवर झील के समीप से एक नदी निकलती है, सिंधु। ठीक है, और चूंकि भारत पे जो आक्रमण हुए हैं वो उत्तर पश्चिमी साइड से हुए हैं, तो सिंधु, जब ईरानियों का भारत पर आक्रमण होता है, ईरानियों का, तो ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा, क्योंकि से शब्द जो है उन पर प्रजेशन नहीं होता था, से को बोलते थे वे है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईरानी जो है से शब्द नहीं बोल पाते थे, से को बोलते थे है, और इसी से है होके हिंदू हुआ, और हिंदू से ये देश जो है ये क्या कहलाया, हिंदुस्तान हुआ। तो भारत को हिंदुस्तान नाम ईरानियों के द्वारा दिया गया। इसके बाद दूसरा भारत पे आक्रमण होता है यूनानियों का। ठीक है, यूनानियों का जो आक्रमण हुआ ये सिकंदर के नेतृत्व में हुआ था, और ये भी आक्रमण उत्तर पश्चिमी सीमा पर ही था। ये आक्रमण भी सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रहा। तो इस आक्रमण में चूंकि ईरानी जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, तो इन्होंने सिंधु नदी को कहा इंडू। ठीक है, और इसी इंडू से ये जो शब्द है ये इंडिया कहलाया। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि इंडिया शब्द किस भाषा का शब्द है, तो इंडिया शब्द जो है वो आपका ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, ये आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखिए जनरली इतना सब जानते हैं जैसा मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि चीनियों ने भी भारत को एक नाम दिया था। अब चीनी के आक्रमण की हम बात करेंगे तो चीनी आक्रमण तो वैसे कभी भारत पर हुआ नहीं है लेकिन चीनी विदेशी यात्री बौद्ध धर्म से आकर्षित होकर भारत में आए, और जब ये आए तो ये सिंधु साइड से जो सिंधु साइड से जो चीनी भारत में आए हैं, इन्होंने सिंधु नदी को, चीनियों ने सिंधु नदी को कहा है तिएनचू। ठीक है, और इसी से इन्होंने इस देश का नाम रखा तिएनचू।
तो सिंधु नदी को भी वो तिएंचु कहते हैं, और भारत के लिए भी जो चीनियों ने शब्द यूज किया है वो तिएंचु है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से भारत के नामकरण की बात थी, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी में पहला था भारत के नामकरण की बात। अब सामान्य जानकारी की दूसरी बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत की जलवायु क्या है, ठीक है। तो आइए भारत की जलवायु के विषय में समझते हैं। देखिए, इसके विषय में पहले आप यहाँ देखिए, ये सपोज करिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो ये है हमारा इक्वेटर, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर से जो उत्तरी भाग है, इक्वेटर का जो उत्तर वाला भाग है, ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और निचले वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ एक लाइन खींचता हूँ तो ये वाला भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और ये वाला भाग कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहाँ पे है? भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध, और अगर इस तरीके से ऑप्शन नहीं है तो फिर केवल आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। तो ये आप ध्यान रखना, जिस प्रकार के ऑप्शन होंगे वैसे ही हमें आंसर देना है। खैर, ये भारत की स्थिति आपको बताई। अब भारत की जलवायु के बारे में बात कर रहा था मैं। देखिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा और एक रेखा है हमारी मकर। कर्क को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये दोनों रेखा 23.5 डिग्री पे हैं। ये ध्यान रखेंगे हम, ये दोनों ही रेखा 23.5 डिग्री पे हैं, क्योंकि जीरो से ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है 90 डिग्री और जीरो से नीचे भी 90 डिग्री, ठीक है। तो कर्क रेखा से और मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है, ध्यान रखना है, कर्क से लेके मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। अब ये भाई उष्ण कटिबंधीय क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां पे 12 के 12 महीने में क्या पड़ती हो? गर्मी पड़ती हो। तो उष्ण कटिबंधीय से तात्पर्य है उष्ण मतलब गर्म क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या होती है? गर्मी पड़ती है। तो ध्यान रखना है आपको, कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब चूंकि भारत की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो मैंने बताया भारत यहाँ है, हम जानते हैं, इतना सभी जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरी है। तो कर्क रेखा से जो उत्तर वाला क्षेत्र है ये यहाँ की जलवायु अलग है और निचले वाला जो क्षेत्र है इसकी जलवायु अलग है। तो निचली क्षेत्र, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि कर्क से और मकर का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय कहलाता है, तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है ये दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है ये किस में आएगा? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आएगा। तो यहाँ पे हमारा एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। जैसे ही आप विंध्याचल पर्वत को क्रॉस करोगे भारत की जलवायु चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि दक्षिण भारत की जलवायु क्या है तो आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, कर्क रेखा से जो ऊपर ऊपर, जैसे जैसे हम कर्क रेखा से ऊपर ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो सर्दी का आगमन होगा, लेकिन भारत की जो सिचुएशन है कर्क रेखा से ज़्यादा ऊपर नहीं है। इस कारण जो उत्तर भारत की जलवायु है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब है जहाँ पे क्या होता हो, कुछ समय के लिए सर्दी भी पड़ती हो। तो जैसे हम जानते हैं कि अब वर्तमान जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय उत्तर भारत में भीषण सर्दी पड़ रही है, और अगर आप इसी समय आप दक्षिण भारत में जाओगे तो इस समय दक्षिण भारत में जलवायु अनुकूल मिलेगी। वहाँ पे ना तो ज़्यादा सर्दी है और ना ही ज़्यादा गर्मी, लेकिन हाँ उत्तर भारत की अपेक्षा वहाँ गर्मी है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन एग्जाम आता है कि उत्तर भारत की जलवायु क्या है तो शीतोष्ण कटिबंधीय, और दक्षिण भारत की जलवायु क्या है तो उष्ण कटिबंधीय। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की जलवायु क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की जलवायु क्या है तब आप आंसर दोगे मानसूनी, ठीक है। और भारत की जलवायु मानसूनी होने का कारण उत्तर भारत में स्थित यहाँ पर हिमालय पर्वत, ठीक है, यहाँ नंगा पर्वत से लेके और इधर नामचा पर्वत तक एक रेंज चली गई है पर्वत की जिसका नाम है हिमालय पर्वत। इसका वर्णन हम जो है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जो अगला चैप्टर होगा उसमें मैं इसे आपसे समझाऊंगा कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और हिमालय किस प्रकार भारत के प्रहरी का कार्य करता है। लेकिन इस चूंकि हम जलवायु के विषय में जान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हिमालय पर्वत है ये भारत की जलवायु का भी निर्धारण करता है। पूरे भारत की जलवायु हिमालय पर्वत के कारण मानसूनी है। लेकिन फिर भी अगर उत्तर और दक्षिण का कॉन्सेप्ट आता है तो मैंने आपको बता दिया कि ये दक्षिण की उष्ण कटिबंधीय और उत्तर की शीतोष्ण कटिबंधीय, जो ये भारत की जलवायु थी। इसके बाद क्या है, भारत की स्थिति क्या है। देखिए दिल्ली पुलिस 2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत किन अक्षांश और देशांतरों पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है,
भारत किन अक्षांश और देशांतरों पर स्थित है। तो आइए भारत की अक्षांश और देशांतर स्थिति के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि ये सपोज करो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे जो ध्रुवों से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जो मिलाकर रेखा खींची जाती है, ये वाली रेखा, ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाकर खींची जाती हैं, ये रेखा कहलाती है आपकी लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में देशांतर, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जो रेखा मिलाकर खींची जा रही है वो कहलाती है देशांतर। और ये बड़ी लाइन खींची जा रही है इस तरीके से, ये रेखा कहलाती है अक्षांश, ठीक है। अक्षांश को लैटिट्यूड बोलते हैं। लेटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, देखिए अब ये लेटा हुआ, ये चूंकि लेटी हुई रेखा है तो लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ा हुआ। इस तरीके से आप याद रखेंगे, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ा हुआ। तो लैटिट्यूड का मतलब हो गया आपका अक्षांश और लॉन्गिट्यूड का मतलब हो गया आपका देशांतर, ठीक है। तो भारत की स्थिति क्या है, यहां देखिए आप, भारत जो है 8/4 उत्तरी अक्षांश से 37/6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। 8/4 उत्तरी अक्षांश से 37/6 उत्तरी अक्षांश। अब ये दोनों ही स्थिति अक्षांश की है। अगर आप यहां देखेंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये आप ऊपर देखेंगे तो ये 37 डिग्री 6 मिनट है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो जो है उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है, लेकिन दोनों के लिए ही फिर उत्तरी क्यों यूज हो रहा है। आप यहाँ देखिए, चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये जो है चूंकि 8 डिग्री है, और मैंने भी आपको बताया 0 डिग्री से ऊपर का जो क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो इस वजह से 8 डिग्री 4 के लिए भी और 37 डिग्री 4 के लिए भी क्या लिखते हैं हम, उत्तरी लिखते हैं, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 से लेके और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत के अक्षांश की स्थिति है। और अगर हम बात करेंगे देशांतर की, तो देखिए चूंकि भारत यहाँ देखेंगे हम, तो ये भारत का जो साइड है ये पूर्वी है, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में भी है, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 67/7 से और 97/25 तक है। 67/7 से 97/25, और दोनों के लिए पूर्वी लिखा जाता है। यहाँ भी पूर्वी लिखा जाएगा और यहाँ भी पूर्वी लिखा जाएगा, जिसका कारण मैंने आपको बताया कि भारत कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये भारत की भौगोलिक स्थिति है। अब आप देखिए इसके बाद क्या होता है ये तो था भारत के भौगोलिक स्थिति का वर्णन। अब बात हम करेंगे भारत के, चूंकि एक क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की आकृति कैसी है, तो यहाँ पे याद रखना भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। तो चतुष्कोणीय कैसे है, देखिए ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनको मिलाकर भारत की आकृति चतुष्कोणीय बनती है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देखिए भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये इंद्रकोल कहलाता है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये क्या कहलाता है, इंद्रकोल। और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये यहाँ पे जो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, ये कहलाता है कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन ये नाम पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया है। ये नाम जो है कन्याकुमारी है, एक्चुअल में कन्याकुमारी, ठीक है। तो कन्याकुमारी को पुर्तगालियों ने क्या कहा, कैप कैमोरिन कहा था, ठीक है। तो भारत की मुख्य भूमि में, यहां याद रखना है आपको, भारत की मुख्य भूमि में जो अंतिम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, और ये है कैप कैमोरिन। क्योंकि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, और ये अंडमान निकोबार में है। देखिए यहाँ पे ये वाला, तो ये 6 डिग्री 45 मिनट पे है ये वाला बात, ठीक है। इस नीचे स्पेस है नहीं तो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है वो 6 डिग्री 45 मिनट पे है, और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इससे पहले पिगमेलियन पॉइंट,
इससे पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई और राजीव गांधी यहाँ पे पहुंचे तो राजीव गांधी ने पिग्मेलियन पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया था। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु की बात करोगे तो कैप कैमोरिन है जो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, ये आपको स्पेशल याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गौहर माता है, और जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है ये है किबिथु। तो ये कॉमन सी चीज है, लेकिन आजकल कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। देखिए क्वेश्चन आजकल क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत के पूर्वी बिंदु के बीच में कितना अंतर है, यानी कि भारत की जो देशांतरीय स्थिति है उसके बीच में क्या अंतर है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है यूपीपीसीएस में, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन होगा तो आप क्या आंसर दोगे। देखिए ये है 97-25, ठीक है, ये है 97-25 और ये है 67-7। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से डायरेक्ट घटा देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, देखिए 7 में से 25 में से 7 जाके 18, ठीक है, और 57 में से 68 जाके कितना बचता है 29, ठीक। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पूर्वी देशांतर का अंतर क्या है, तो पूर्वी देशांतर का अंतर 29 डिग्री 18 मिनट है। ये आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि कोई ज़्यादा इसमें कोई जादू नहीं है, बेशक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत का पूर्वी बिंदु के बीच का जो अंतर है दोनों का वो कितना है, वो है 29 डिग्री 18। इसी प्रकार अगर वो पूछता है भारत के अक्षांशीय का अंतर क्या है, तो हम क्या करेंगे 37/6 में से 8/6 घटा देंगे, ठीक है। 37/6 में से 37/6 में से हम 8 डिग्री 4 मिनट को घटा देंगे, तो ये भारत के अक्षांशीय बिंदु का जो है अंतर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और है, देखो ये हमारा गौहर माता ये गुजरात में है, और किबिथु जो क्षेत्र है ये हमारा अरुणाचल क्षेत्र में है, ठीक है। अब होता क्या है एक क्वेश्चन आता है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच में अंतर कितने घंटे का है। देखिए एक सामान्य सी जानकारी हम बताएंगे, और जनरली आपको पता भी है कि जनरली क्या होता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट। तो इसी हिसाब से 15 डिग्री में 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट, तो 15 डिग्री में कितना हो जाता है 1 घंटा। और चूंकि मैंने अभी यहां बताया कितना आ रहा है 29 डिग्री 18 मिनट आ रहा है, तो लगभग 30 डिग्री आ रहा है। तो भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के जो बीच का अंतर है वो 2 घंटे का है, ये आप ध्यान रखना। होता क्या है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। इस वजह से पूर्वी हिस्से में सबसे पहले दिन निकलता है, ठीक है। क्योंकि किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है और ये भारत का सबसे पूर्वी भाग है, तो दिन यहाँ पे पहले निकलता है। यहाँ पे दिन लगभग 4 बजे के आसपास निकल जाता है। और अगर इसी समय की बात करेंगे तो गुजरात में इस समय जो निकलता है वो लगभग 6 बजे के आसपास। तो किबिथु के बीच में और आपका गौहर माता के जो बीच में समय का जो अंतर है, यानी कि सूर्य के प्रकाश का जो अंतर है वो लगभग 2 घंटे का है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के बीच में अंतर कितना है, तो आप याद रखोगे 2 घंटे का। कारण मैंने आपको बता दिया कि लगभग ये 30 डिग्री के आसपास बैठ रहा है, और 15 डिग्री में चूंकि 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री में कितने हो जाएंगे, लगभग 2 घंटे, ठीक है। इसके बाद देखिए आप आगे क्या है सामान्य जानकारी में। अब बात करेंगे हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर का अभी देखिए आपको सभी को पता है कि धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है। तो जम्मू कश्मीर को भौगोलिक रूप से अगर हम देखेंगे तो भौगोलिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी इसका डिवीजन किया गया है। ये क्षेत्र देखिए आपको, ये जो पल्ले वाला क्षेत्र है ये है कश्मीर। ये जो क्षेत्र है ये है कश्मीर, ठीक है। कश्मीर जो क्षेत्र है ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है। तो ये एग्जाम आया है भाई, मुझे कोई हिंदू मुस्लिम करने की आदत नहीं है, तो ये याद रखना आपको, ये कश्मीर का जो क्षेत्र है ये मुस्लिम इलाका है, ठीक है। और इसी प्रकार का हम लद्दाख की बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाला
लोगों का क्षेत्र है, ठीक है। तो कश्मीर का जो इलाका है यहाँ पे मुस्लिम बहुल्य जनसंख्या ज़्यादा है। इसी प्रकार लद्दाख की बात करेंगे तो हम ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं जम्मू की, तो जम्मू में हिंदू बहुल्य इलाके ज़्यादा हैं। तो इसे हम जो है 3 धर्मों के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कश्मीर मुस्लिम, लद्दाख बौद्ध और जम्मू जो क्षेत्र है वो हिंदू बहुल्य क्षेत्र में बांटा जा सकता है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है। खैर, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है हमारा पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या क्षेत्र है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हिंदी में बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, जो क्षेत्र है ये लगभग 78,114 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। याद रखना, इतना बड़ा क्षेत्र, 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। इतने बड़े क्षेत्र हैं कि अगर हम यूरोप के किसी देश से इनकी कंपेयर करेंगे तो यूरोप में बहुत, चूंकि छोटे छोटे देश हैं, तो यूरोप के छोटे देशों से भी ये क्षेत्र बड़ा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो 78,114 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। और ये अक्साई चीन, ये वाला जो क्षेत्र है ये अक्साई चीन है। ये 37,555 वर्ग किलोमीटर, 37,555 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अक्साई चीन कहलाता है, जो 1962 की लड़ाई में भारत ने खो दिया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 78,114 वर्ग किलोमीटर पीओके का क्षेत्र है और अक्साई चीन जो चीन के पास है 37,555 वर्ग किलोमीटर, 37,555 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ये चीन के पास है। और इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान ने जो पीओके का क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है 5,180 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है पीओके का, ये पाकिस्तान ने, ठीक है, पीए लिख रहा मैं यहाँ पे, ये पाकिस्तान ने किसे दे दिया? चीन को। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो पाकिस्तान के पास है, ये वाला पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। और चीन यहाँ पे क्या कर रहा है, चीन अपने यहाँ से कासगर प्रांत से इधर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक एक रोड बना रहा है जिसे सी पैक कहा गया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये याद रखेंगे आप, सी पैक का अर्थ होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसका मेन मकसद भारत को कवर करना है इस साइड से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर की स्थिति होगी इस समय, ठीक। तो अब जो हम बात करेंगे आगे, हम बात करेंगे भारत की सीमाओं के बारे में, ठीक है। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं मैं बना सकता, मेरे अभी सामने मजबूरी है, तो आज जो है मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप से आपको पढ़ाऊंगा और जैसे ही हमारी ये समस्या खत्म होगी तो मैं आपको पूरी वीडियो के माध्यम से टॉपिक भी कराऊंगा। खैर, सीमाओं की अगर आप बात करेंगे, देखिए भारत की जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगती है वो है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा रेखा की जो लंबाई है वो 4,096.7 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और यहाँ से अगर आप एसएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए जनरली भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है इसे किसी पर्टिकुलर नाम से हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। 2009 सीपीओ में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 बीघा कॉरिडोर किसके मध्य है। क्वेश्चन था 3 बीघा कॉरिडोर किसके मध्य है, तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के मध्य है। असल में एक क्षेत्र है जो कभी मतलब एक ऐसा क्षेत्र था जो बांग्लादेश में भी नहीं माना जाता था ना भारत में माना जाता था। तो इसका विवाद अभी हाल ही में 2015 के आसपास जो है ये विवाद सुलझा लिया गया है। तो लेकिन फिर भी आप याद रखोगे 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, जनरल बच्चे जानते भी होंगे कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा भारत का राज्य कौन सा है। क्वेश्चन आया एग्जाम में, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारत का राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा। तीन ओर से पूछ रहा तो आप कहेंगे त्रिपुरा, नाम ही इसका त्रिपुरा है, तो 3 ओर से किससे घिरा है, बांग्लादेश से घिरा है। क्वेश्चन एक और क्वेश्चन एग्जाम में आया है यहाँ से कि शून्य रेखा किसके मध्य है, तो शून्य रेखा
त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। याद रखेंगे हम, शून्य रेखा किसके मध्य है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो शून्य रेखा बांग्लादेश और त्रिपुरा या फिर भारत और त्रिपुरा के बीच भी कह सकते हैं, क्योंकि त्रिपुरा भारत का एक भाग है। ठीक है, इसी प्रकार जो अगली सीमा रेखा है वो भारत और चीन है। भारत चीन सीमा रेखा की जो लंबाई है 3488 किलोमीटर है। ठीक है, अभी मैं इनके राज्यों के विषय में अगली टॉपिक में आपको कराऊंगा, फिलहाल मैं सीमा रेखा की बात ही करूंगा। तो भारत और चीन रेखा की जो लंबाई है 3488 किलोमीटर है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो लंबी रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो मैकमोहन रेखा है वो किस राज्य में है, तो जनरली ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि पूरी जो भारत और चीन सीमा के बीच में जो रेखा है उसे मैकमोहन कहा जाता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, केवल अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन कहा गया है। और ये रेखा 1915 में एक अंग्रेज था मैकमोहन, उसके नाम पर रखी गई थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मैकमोहन रेखा किस राज्य में है, तो आप याद रखेंगे कि ये रेखा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत और चीन की जो पूरी रेखा है उसका कोई नामकरण नहीं है, लेकिन भारत और चीन के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा रेखा है उसे हम जानते हैं किसके नाम से, मैकमोहन। तो मैकमोहन किसके बीच में, ये मैं यहां लिख देता हूं, अरुणाचल प्रदेश। तो मैकमोहन रेखा स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद करेंगे भारत और पाकिस्तान की बात। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। ठीक है, और ये सीमा रेखा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, सभी जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वे ये भी नोट कर सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ कहलाती है। हुआ ये था कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो बंटवारा होते समय की सीमा जो है, मतलब सीमा रेखा कैसे निर्धारित की जाए, तो एक अंग्रेज को बुलाया गया था जिसका नाम था रेड क्लिफ, और उसी व्यक्ति ने सीमा रेखा निर्धारित की थी। हालांकि एक चीज मैं आपसे बता दूं, उस व्यक्ति को भारत के भौगोलिक विषय में कोई खास जानकारी नहीं थी, और आनन फानन में सीमा रेखा बनाई गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, ये सीमा रेखा जब निर्धारित की गई तो कुछ घरों के बीच से ये सीमा रेखा निकली, जिसे बाद में सोल्व किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ है। इसी प्रकार आप भारत और भूटान की बात करेंगे तो भारत भूटान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका कोई नाम नहीं है, और ये सीमा रेखा 699 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद भारत नेपाल की बात होगी। देखिए, पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ तो भारत और नेपाल की सीमा रेखा के बीच में विवाद हुआ, और विवाद का कारण क्या था, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे एक नदी है जिसे काली नदी कहा जाता है। ठीक है, काली नदी, और इसे शारदा नदी भी कहा जाता है। हुआ यह था कि 1814 से लेके 1816 के बीच ब्रिटिश भारत, क्योंकि भारत पे ब्रिटेन का अधिकार था, तो ब्रिटिश भारत और नेपाल के मध्य एक युद्ध हुआ था, और ये युद्ध संगोली की संधि के तहत समाप्त हुआ। संगोली की संधि, ठीक है, ये याद रखेंगे हम। 1814 से 16 के बीच में भारत और नेपाल के बीच में, हम तो इसको आप ब्रिटिश भारत और नेपाल कह सकते हैं। तो ब्रिटिश भारत और नेपाल के मध्य जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में एक संधि हुई, संगोली की संधि। उस संधि के बाद भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा रेखा है वो मानी गई थी काली नदी। ठीक है, तो भारत और नेपाल की जो सीमा रेखा है वो काली नदी बनाती है, ये आप याद रखेंगे। वैसे कोई सीमा रेखा का नामकरण नहीं है, तो ये सीमा रेखा अंग्रेजों के समय बनी हुई है। और ये से कैसे याद रखेंगे, इसकी लंबाई 17 तिया 51, आप याद रखेंगे 17 तिया 51, तो इसकी लंबाई जो है वो 1751 किलोमीटर है। इसके बाद देखो, ये जो साइड है हमारी, ये आप देखिए, ये साइड, इस साइड में म्यांमार है। म्यांमार पहले बर्मा के नाम से प्रसिद्ध था, आज इसे म्यांमार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो म्यांमार की जो सीमा रेखा है वो 1643 किलोमीटर है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आरओ के एग्जाम में पूछा गया था, भारत और म्यांमार की जो सीमा रेखा है कौन सा पर्वत बनाता है, तो ये पर्वत है यहाँ पे अराकनयोमा। हालांकि इस चीज में आपसे बता दूं, मिसमी पटकोईबूम नागा हिल्स, ये भी भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाते हैं, लेकिन चूंकि जैसा ऑप्शन है वैसे ही हमें आंसर देना होगा। तो जो आरओ में क्वेश्चन आया था उसका आंसर अराकनयोमा है, और जो मिसमी पटकोईबूम और नागा हिल्स है, इसका क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम आएगा, तो जब मैं भारत और ये जो सीमा रेखा है हमारे पड़ोसी देशों की जो पूरा टॉपिक कराऊंगा, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से नामकरण हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।